आपकी उपस्थिति के बिना, आपकी मौजूदगी के बिना यह मीटिंग, यह कार्यक्रम का वह रूप नहीं होता जो रूप इस कार्यक्रम का भी है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं देख पा रही हूँ कि महिलाओं की जो तादाद है वो सारी महिलाएं, मुझे लगता है कि कामकाजी महिलाएं हैं, घर की वो महिलाएं हैं जो अपना काम खत्म करके बच्चों को साथ लेकर तमाम तरह की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए, कभी उनके बच्चे रोते हैं तो वो बाहर जाती है, दूध पिलाती है, बिस्किट खिलाती है, पानी पिलाती है, वापस वो इस हॉल में आती है। तो उन सब के लिए आप लोग एक जोरदार ताली बजाइए और उन सब महिलाओं को मैं इस्तकबाल पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ। और उन सब महिलाओं के लिए मैं यहाँ पर एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ कि महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद, महफिल में 4 चांद लगाने के बावजूद जब तक न आप आए उजाला न हो सका। तो महिलाओं के बिना, दलित के बिना, ओबीसी के बिना, SC/ST के आगे आने के बगैर यदि इस देश की हुकूमत, यदि इस देश की सरकार यह सोचती है कि विकास का जो एजेंडा हमारे हाथों में वो थमाना चाह रहे हैं, विकास का जो पैमाना हमारे सामने लाना चाह रहे हैं, यदि वह मुकम्मल हो जाएगा, ये तमाम सरकारों की वो मुगालते में है। वो तमाम सरकारें इस बात को दुरुस्त करें कि जब तक महिलाएं, जब तक ओबीसी, जब तक SC/ST आदिवासी, जब तक पसमानदा मुसलमान बराबर की भागीदारी नहीं हो सकती, नहीं होगी, इस देश की जो हुकूमत है वह नहीं चल सकेगी। इस देश की जो सरकार है वह जो बराबरी का भी दावा करती है, विकास का भी दावा करती है, हम न उस बराबरी को मानेंगे, न हम इस विकास के पैमाने को मानेंगे। साथियों, अब मैं अपने मुद्दे पर आती हूँ जो आज का हमारा मुद्दा है। मुद्दा क्या है? आज का विषय क्या है? विषय है कि समाज के समग्र विकास में जातिवार जनगणना की विकास किसका? हम किसके विकास की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उनके विकास की जिनका विकास नहीं हुआ। तो किसका विकास नहीं हुआ? कौन से लोग अविकसित हैं? कौन से लोग विकास के दायरे में नहीं आ रहे हैं? तो आप सुन लीजिए कि वो ऐसे लोग हैं जिनकी शिक्षा की स्थिति, जिनकी सामाजिक स्थिति, जिनकी आर्थिक स्थिति और जिनकी राजनीतिक स्थिति इस देश के मुट्ठी भर लोगों से अलग है। इस देश के ऐसे लोग, ऐसा समूह जिनके बराबरी यदि आप करें तो कुछ ऐसे लोग हैं, मैं सवर्ण जातियों की बात कर रही हूँ, यदि आप उनकी तुलना ओबीसी वर्ग से करें, SC वर्ग से करें, ST वर्ग से करें, पसमानदा मुसलमान से करें, तो हमें दिखाई देगा कि हम कहीं नहीं टिकते हैं। हमारी जो ये जो बीच की खाई है वह खाई बहुत गहरी है। मैं यह बात कोई हवा में नहीं कह रही हूँ, मैं यह बात पुख्ता सबूतों के साथ कह रही हूँ। ये सारी बातें मैं सर्वे के हिसाब से कह रही हूँ। कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। और आंकड़े क्या है? कौन से आंकड़े हैं? कोई हवाई आंकड़े नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार है, आप सब लोग जानते हैं। उस अखबार का एक आंकड़ा आता है। आंकड़ा क्या है? मैं उसको पढ़ रही हूँ। उस अखबार का आंकड़ा आता है कि ओनली 4% प्रोफेसर एंड 6% एसोसिएट प्रोफेसर वर्किंग इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी belong to OBC category, shows the data submitted by Union Minister of State for Education in लोकसभा में यह डाटा आता है कि 4% ओबीसी के लोग हैं। लेकिन आप ओबीसी की आबादी जानते हैं कितनी है? अभी 2023 में इसी बिहार के अंदर
एक सर्वे आया था, आप लोग सब जानते हैं, जाति सर्वेक्षण आया था, आप लोग सब जानते हैं। उस जाति के सर्वेक्षण में क्या पाया गया? उस जाति के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि बिहार के अंदर लगभग 63% पिछड़ी जाति के लोग हैं और नौकरी कितने के पास है? हायर एजुकेशन में नौकरी कितनों के पास है? 4% के पास। तो आप देख लीजिए कि प्रोफेसर के पद पर 4% केवल नौकरी वाले लोग हैं जो शिक्षा में जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो SC कैटेगरी के लोग हैं उनकी 20% है, लेकिन साथ ही साथ ये डाटा मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि SC कैटेगरी के जो लोग हैं उनके पास कितनी शैक्षिक नौकरियों में कितनी उनके पास क्या डाटा रहता है। जेंडर जो लोग हैं, जो जेंडर कैटेगरी से आते हैं, 11 से 46 प्रोफेसर के पद पर हैं। SC कैटेगरी में 96 है, ST कैटेगरी में 22 है, OBC में 60 है, EWS में 3 है, PWD में 14 है। और ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, इस तरीके के आंकड़े आपको तमाम चीजों में मिल जाएंगे। तो सवाल ये उठता है साथियों, सवाल यह उठता है दोस्तों, महिला बहनों, माओ, माताओं, छोटी बहनों, हमारे लोग फिर कहाँ हैं? आप अपने लोगों को ढूंढिए। क्या आपके लोग कला में हैं? क्या आपके लोग डॉक्टरी के पेशे में हैं? क्या आपके लोग इंजीनियर के पेशे में हैं? क्या आपके लोग अदालतों में हैं? क्या आपके लोग कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? क्या आपके लोग राजनीति में हैं? तो कितने परसेंट हैं? आपके लोग फिल्मी दुनिया में है क्या? आपके लोग बिजनेस में कहाँ टिकते हैं? आप इस तमाम आंकड़ों को यदि उठा करके देखें तो आपको बहुत निराशा हाथ लगेगी। मैं केवल एक आंकड़ा शैक्षणिक संस्थान का आपके सामने पेश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत समय नहीं है कि मैं तमाम चीजों के आंकड़े आपके सामने पेश करूँ। तो केवल एक चीज का आंकड़ा यदि आप देखें तो आपको दिखता है, हमें दिखता है कि इतनी बड़ी खाई हमारे बीच में। यानी कि मसलन यह कहना चाहती हूँ कि हमारी जो आबादी है और हमारी जो नौकरियों में भागीदारी है, उसके बीच की जो खाई है, उस खाई को भरने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगातार लिखना पड़ेगा, आपको लगातार आवाज उठानी पड़ेगी, आपको लगातार नारे लगाने पड़ेंगे। आपको एक बात लग रही होगी कि मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं उनके सरनेम में किसी में यादव लगा है, किसी में अनवर लगा है, किसी में कुमार लगा है, किसी में पासवान लगा है। तो हमें तो बहुत नई दुनिया दिख रही होगी इस हॉल के अंदर। लेकिन इस हॉल में आप सोचिए कि कहाँ कहाँ से लोग चुन करके लाए गए हैं, जो कि OBC कैटेगरी से आते हैं, जो कि SC कैटेगरी से आते हैं। तो उसका मैं एक शेर कहना चाहूंगी कि ये फूल हमें कोई विरासत से मिले हैं, तुमने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आती है, मंडल कमीशन जब बनता है, उसकी रिपोर्ट जब आती है, उसके बीच का गैप और आरक्षण जब लागू होता है उसके बीच का गैप यदि आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप देखिए कि 70 घंटे के अंदर EWS कोटा लाया जाता है, पास कर दिया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। आप देखिए कि EWS कोटे में जितनी भी सीटें हैं तो कोई सीट खाली नहीं है। वो सीट खाली क्यों नहीं है? एक सवाल खड़ा करता है हम सबके ऊपर, पूरी शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। EWS में नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ऐसा हो सकता है क्या? और यदि आप देखिए OBC कैटेगरी के लोगों को उठाकर, यदि आप देखिए SC कैटेगरी के लोगों को उठाकर, तो आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, तमाम तरीके की चीजों में आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि हमें NFS घोषित कर दिया जाता है। NFS क्या है? आप अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी एक पद के लिए अप्लाई किया, आप इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू बोर्ड आपको कहता है कि आप इस पोस्ट के लायक नहीं हैं,
बावजूद इसके कि आपके पास डिग्री है, बावजूद इसके कि आपके पास पब्लिकेशन है, बावजूद इसके कि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने अच्छा जवाब पेश करते हैं, लेकिन कुछ खास तरीके की साजिश के तहत हमारी सीटों को अयोग्यता में घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, कहानी वही नहीं रुकती है साथियों, कहानी इसके आगे भी चलती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि उन सारी सीटों को बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही मुस्तैदी से, बड़ी ही साथीराना तरीके से उन तमाम सीटों को जेंडर कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आप सोचिए कि जातिवार जनगणना की जरूरत इस देश में है कि नहीं। इस देश में यदि गाय की जनगणना की जा सकती है, भैंस की जा सकती है, हाथी की जा सकती है, तमाम चीजों की जा सकती है, तो इस देश में आदमियों की गणना क्यों नहीं की जा सकती। अभी पिछला साल संसद में एक बहुत बड़ा कानून पेश किया गया। क्या था वो कानून? उस कानून में कहा गया कि महिला वंदन अधिनियम, यानी कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। कौन सी महिलाएं आरक्षण लेंगी? राजनीति में, शैक्षणिक संस्थान में, तमाम चीजों में कौन सी महिलाएं आगे आएंगी? इसके ऊपर कोई खुलासा नहीं किया गया, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दी गई है। तो क्यों नहीं सफाई दी गई है? यहीं से हमें विकास का पैमाना सरकार का दिखता है कि वो किस तरीके के लोग चाहते हैं आगे आए, वो किस तरीके की महिलाओं को सामने लाना चाहते हैं, ये हमें बराबर दिखता है, हमें साफ साफ दिखता है। अभी नवीन कुमार जी ने एक आंकड़ा आपके सामने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो सफाई कर्मचारी जो हैं वो दलित जाति से आते हैं। तो सवाल बनता है कि 10% लोग कौन हैं? और मैं आपको 10% की सच्चाई बताना चाहती हूँ। उन 10% की सच्चाई क्या है आप जानेंगे, आप जानकर दंग रह जाएंगे। उस 10% में सवर्ण जाति के लोग हैं, और सवर्ण जाति के लोग आप जानते हैं कि केवल, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उसी सर्वे में लिखा हुआ है, ये 10% के जो लोग बाकी बचते हैं, जो कागजी तौर पर तो दूसरी जातियों से आते हैं, लेकिन वो नौकरी कौन करता है? गटर में घुसने का काम कौन करता है? गटर में घुसने का काम वही दलित और ओबीसी करते हैं, और आधे पैसे पर करते हैं। आधा पैसा उनको मिलता है जिनके नाम पे नौकरी दी गई है, और आधे से कम पैसा उनको दी जाती है जो काम करते हैं। आप देख लीजिए गटर में काम करने वाली हर साल कितने लोगों की मौत होती है, वो किस तरीके की बीमारियों से। जब आप इन सारी बातों को देखेंगे, पर पन्ने को उल्टेंगे, इन सारी चीजों को खंगालने की कोशिश करेंगे, तब हमें दिखाई देगा, तब हम सोचेंगे, तब हमारे जो मानसिक पटल है वहाँ पर एक दस्तक आती है कि जातिवार जनगणना की जरूरत क्यों है।